क्या कह रहे थे बात कि सेक्रेटरियल ऑडिट के केस में हम लोग सेक्रेटरियल ऑडिट के केस में हम लोग जो है क्या कहते हैं बात कि कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है, ये बात क्लियर हो गई कि पहली वो कंपनी जो कि लिस्टेड है, एक पब्लिक कंपनी जो 50 करोड़ या 250 करोड़ में आती है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसकी बोरोइंग 100 करोड़ और मोर हो। करेक्ट क्या? ये कंपनियां जो हैं क्या करेंगी, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है इनको। अब समझना मेरी बात, इसके अलावा कि आर्टिकल या आर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, रेगुलेशन 24 क्या कहता है जरा चेक करो तो, कि कौन सी कंपनी को क्या करवाने की जरूरत है, सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी जरूरत है। एलओडीआर का मैंने दे रखा होगा 24A, सबसे पहले लिखा होगा लिस्टेड एंटिटी, सबसे पहले लिखा होगा बच्चों लिस्टेड एंटिटी, और इसके अलावा लिखा होगा मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी, मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है, को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो तुम्हें एलओडीआर के रेगुलेशन नंबर 16 में मिलेगी, एलओडीआर के रेगुलेशन नंबर 16 में मिलेगी, जहां आपको ये सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिए, जहां आपको एलओडीआर का रेगुलेशन 16 यहां नहीं दिया, यहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर जो है नेट वर्थ का 10% क्रॉस कर जाए या इनकम का 10% क्रॉस कर जाए, पहले ये 20% था, बस इसको एक बार चेक करना, मुझे अभी यही याद है। एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर 16 10% ऑफ नेटवर्थ को क्रॉस कर जाए, या फिर मुझे कहना चाहिए कि इनकम के 10% को क्रॉस कर जाए, तो वो सब्सिडरी मेरी मटेरियल सब्सिडरी मान ली जाती है। अर्लियर इट वाज 20%। इसको एक बार चेक करना, क्या मुझे सही याद आ रहा है? मुझे तो जहां तक ध्यान है मैं सही बोल रहा हूं, एक बार चेक करना। रेगुलेशन नंबर 16 का लास्ट पॉइंट एलओडीआर का, एलओडीआर रेगुलेशन नंबर 16 का लास्ट पॉइंट, जो मुझे जहां तक ध्यान है पहले 20% हुआ करता था, एंड नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। एक बार चेक करिएगा, इट इज रिड्यूस टू 10%। ठीक है, 10 ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, मुझसे केशव शायद तुमने प्रश्न पूछा था, ठीक है, पहले 20 था अब 10 है, तो ध्यान रखना। अब कौन सी कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है, तो मुझे हर्षिता बोल देना चाहिए कि कौन सी हो गई, लिस्टेड कंपनी तो हो ही गई, पब्लिक कंपनी भी हो गई, और एनी कंपनी भी हो गई, और इसके अलावा लिस्टेड एंटिटी की मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी भी हो गई। ध्यान रखना, इन्हें सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। रेगुलेशन 24A, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। सर पर एसएल में 20 है कहीं कहीं, बिल्कुल सेंगर, अगर तू 20 पढ़ रही होगी तो तुझे मिलेंगे ये रेगुलेशन 24 में। रेगुलेशन नंबर 24 कंप्लायंसेस इन रिलेशन विद द सब्सिडरी को लेकर अगर तूने बात की होगी एसएल में, तो बेटा वहां पर 20% है, मतलब मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इंडियन वाली वैसे तो 10% देखते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है एलओडीआर के रेगुलेशन 24 में। तो तुझे अगर 20% दिखाई दे रही है तो चेक करना, कंप्लायंसेस इन रिलेशन विद द सब्सिडरी होगी, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन रिलेशन विद द सब्सिडरी करके लिखा हुआ है रेगुलेशन 24 में, और वहां पर तुम्हें, मुझे पूरा ध्यान है कि 20% देखने को मिलेगा। तो ये अंतर है बेटा। तो सेंगर अगर ये कह रही है कि 20% कुछ जगह है तो वो बिल्कुल सही है, बट ओनली इन केस ऑफ रेगुलेशन 24 एंड देयर आफ्टर 24A, और इसके अलावा जहां पे भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी यूज हुआ है तो इट इज 10%। ठीक है, अब इसके अलावा एक थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरियल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये जब तुमने मुझसे पढ़ा था तो मैंने बच्चों इसके तुम्हें ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे कि यह एक, अगर प्रॉपरली इसे डिवाइस किया जाए, अगर इसे प्रॉपरली डिवाइस किया जाए तो ये पेनल्टी को अवॉइड करने में मदद करता है, पहला। दूसरा मेरा कहना है कि यह जो है रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। तीसरा, यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस टूल के रूप में काम करता है। 3, रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, कॉर्पोरेट
गवर्नेंस के टूल के रूप में काम करता है। और क्या कहा मैंने, इसके अलावा कुछ बोला नहीं? 2। फिर तीसरा, यह जो शेयर होल्डर्स हैं इनके कॉन्फिडेंस को, इनकी लॉयल्टी को इंप्रूव करता है। पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी इंप्रूव होती है। कंप्लायंसेस की कॉस्ट घटती है। और एक और बात ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ कैन फोकस ऑन दी बिजनेस ऑफ द कंपनी एज कंप्लायंसेस आर बीइंग टेकन केयर बाय द सेक्रेटरियल ऑडिट। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो जो भी डायरेक्टर हैं दे आर नॉट नाउ एक्सपोज्ड टू दी नॉन कंप्लायंसेस। ये सारी बातें किसके, सेक्रेटरियल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको लिखवाई होगी। और मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी, मुझे जहां तक ध्यान है, द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पोस्टमार्टम। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। मुझे जहां तक ध्यान है ये मैंने आपको बताया होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड इज मेयरली एज अ पोस्टमार्टम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में वैसे तो चांसेस 0 हैं बच्चों, पर फिर भी किस्मत खराब हो तो ये एक बार की 204 के साथ हेडिंग पढ़ के जाना। ठीक है, बस इसके अलावा अब मुझे लगता है कि LODR 24A खत्म करने के बाद जितने भी LODR के रेगुलेशन थे जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और रिलेवेंट बात बन रही है बच्चों, मैं यहीं पे कवर करवा देता हूं, मुझे अभी याद आ रहा है। रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ LODR, मैंने कहा था बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाएगा। इसे मोस्ट टाइम भी मार्क करना, बिल्कुल तुम्हारी एग्जाम में छपरिया है ये LODR का। रितिका राठी इतनी क्लासेस छोड़ी हैं बेटा तूने कि मुझसे जरूर तो पूछेगी कि ये पढ़ा दिया क्या। LODR रेगुलेशन 29 मोस्ट IMP है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 3 केसेस में नोटिस अलग अलग रितिका राठी दिए जाते हैं। पहला बेटा, एक केस में 2 क्लियर वर्किंग डेज पहले, दूसरा 5 क्लियर डेज पहले, और तीसरा 11 वर्किंग डेज पहले। 2 क्लियर वर्किंग डेज वाले केसेस याद रख के जाना। 5 क्लियर डेज वाला केस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। और 11 वर्किंग डेज के केस में अपन ने कहा था कि शेयर कैपिटल के नेचर में किसी प्रकार का चेंज किया जा रहा है, या फिर मेरा कहना है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ये डिविडेंड के पेमेंट में या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट की तारीख चेंज कर रहे हो, तो ये रेगुलेशन नंबर 29 मोस्ट टाइम भी मार्क करके जाना। छपरिया है ये पेपर में। इट वुड बी देयर डेफिनेटली, इसे रितिका IMP मार्क करना बेटा। ठीक है, ठीक। 24 आवर्स वाला नहीं खुशी सारन, वो रेगुलेशन 30 है, वो नहीं आएगा। रेगुलेशन 29 ही एग्जाम में आएगा। रेगुलेशन 29 ही एग्जाम में आएगा। भले ही मैंने तो तुमको रेगुलेशन नंबर, मुझे जहां तक ध्यान है, 11 भी पढ़ाया होगा, बुक क्लोजर वाला पॉइंट भी पढ़ाया होगा। ठीक है, मतलब रेगुलेशन नंबर 42 रिकॉर्ड डेट, ठीक है, 43A, और मुझे जहां तक ध्यान है 43 भी पढ़ाया होगा। ठीक है, हाँ, पर एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में सिर्फ LODR के इन रेगुलेशंस में रेगुलेशन 29 ही आएगा। ये IMP मार्क करके जाना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो LODR के कौन से IMP हो गए? 17 से लेकर 21 तक, 17 to 21 मार्क कर लेना। LODR में स्पाइरल के पीछे 17 to 21 मोस्ट IMP हो गए। उसके अलावा 23 तुम्हें SL में आएगा, मेरे इसमें नहीं आएगा। 24A, 17 to 21, फिर 24A, और उसके बाद सीधे 29, और उसके बाद 43A डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, 43A मोस्ट टाइम भी मार्क करना। और इसके अलावा किस्मत खराब रही तो तुम्हारी एग्जाम में तुमको 40, 41, 46, 47, तुमको एग्जाम में बच्चों 46 भी देखने को मिलेगा। किस्मत खराब रही तो LODR रेगुलेशन 46 भी देखने को मिलेगा। वेबसाइट के कंटेंट भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 17 से 21, उसके बाद 24A, उसके बाद 29, और उसके बाद मैंने अभी कौन सा बोला अक्षता, ये 29 और 46। ठीक है, क्लियर। 44 नहीं आएगा। हाँ, 44 आएगा ना, किसमें? उसका लास्ट पॉइंट, AGM कौन सी कंपनी को 5 महीने में करनी है, तो 44 भी मार्क कर लो, 44 भी मार्क कर लो। ठीक है, और 43A कर लोगे इतना,
बचे हुए हिस्से नहीं, विजिल मैकेनिज्म नहीं आएगा, 34, 35, 36 नहीं आएगा। आकांक्षा गौतम, ये तुमको एसएल में आ सकते हैं बट मेरे सिलेबस में इससे ज्यादा की वैलिडिटी नहीं है, तो 43A बढ़ा देना। और 44 में वो 500 कंपनियां, टॉप कंपनीज एजीएम कब रखेगी, 5 महीने में करेंगे। और मतलब जो है 500 कंपनियां बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं, वो तो 100 कंपनीज है। टॉप 100 कंपनीज को 5 महीने में करनी है और 100 कंपनीज को लाइव वेबकास्ट करना है, वो ध्यान रख के जाना, ठीक है। ओल्ड सिलेबस के लिए विजुअल मैकेनिज्म नहीं बेटा, विजुअल मैकेनिज्म नहीं आएगा, ठीक है। डन, चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट। अब आगे बढ़ गए तो अपन पहुंच गए, 204 भी खत्म हो गया। और इसके अलावा मॉड्यूल देख लिए थे क्या, कुछ हेडिंग बच रही है क्या? चलो ठीक है, मत देखो, मैं खुद एक बार चेक करके बता दूंगा, क्योंकि मैंने 2 दिन से मॉड्यूल, बिल्कुल 3 दिन से पढ़ाया, तो मॉड्यूल देखा नहीं है एक बार भी, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, नहीं नहीं कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये बात तो तय है, नथिंग इज टू बी लेफ्ट। अपने को सब कवर करके जाना है, कुछ भी अगर होगा तो मैं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मैंने चेक करके बनाया था। कभी प्रोसीजर छूट रही हो तो बात अलग है, पर प्रोसीजर तो मैंने वैसे भी एग्जाम्पल के लिए इलस्ट्रेटिव 4-5 पुलिस प्रोसीजर करवाई होगी, बस काफी है, ठीक है। प्रोसीजर की आईएमपी भी मैं बता दूंगा, वो भी करके जाना, ठीक है। प्रोसीजर के आईएमपी सिटीजन सीएस का अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर के आईएमपी में अलग से बता दूंगा, ठीक है। पर आएंगी, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 40 मार्क के हिस्से में। यू विल फाइंड प्रोसीजर ओनली इन 40 मार्क्स पोर्शन, यू विल नॉट फाइंड प्रोसीजर इन 60 मार्क पोर्शन। यू विल फाइंड ड्राफ्टिंग ओनली इन 40 मार्क क्वेश्चन, 40 marks, not in 60 marks. You will find exemptions only in 40 marks, not in 60 marks. मेरी बात समझ में आई? फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने कहा एसएस कहां 40 marks, एग्जाम्शन कहां 40 marks, ड्राफ्टिंग कहां 40 marks, और एलओडीआर कहां 40 marks. मेरी बात समझ में आ गई क्या? जो भी एक्स्ट्रा और प्रोसीजर भी कहां 40 मार्क्स। तुम्हें इस 40 मार्क के लिए ही सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वही प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा कंटेंट वो वहां बढ़ाएंगे, एग्जाम्शन वहां बढ़ाएंगे, एलओडीआर वहां बढ़ाएंगे, प्रोसीजर वहां बढ़ाएंगे, ड्राफ्टिंग वहां बढ़ाएंगे, ठीक है, और एसएस, ठीक है। ये 5 हेडिंग वहां पे करके जानी है। 60 मार्क के हिस्से में उनका कहना है कि भैया आप सर, जून अटेम्प्ट के पेपर में सिंगापुर के कंपनीज एक्ट का रिलेटेड कुछ आया था, मैं एग्री करता हूं वंशिका मातंगे, इस बार भी आ सकता है, बट आप नहीं कर पाएंगी। आप सिंगापुर को छोड़कर बाकी के अच्छे चैप्टर करिए ना, सब करना कभी जरूरी नहीं होता। इंडिया का लॉ ही अपन ढंग से कर लें, स्ट्रांग कर लें, और इन्हीं की लिखने की प्रैक्टिस कर लें जो अपने को आता है। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं, न्यू में नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आप इस बार भी तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आ सकता, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं फिर से आ सकता है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल। अपन हर चीज नहीं करके जा सकते बेटा, अब सिंगापुर का आ रहा है, अब कल से मलेशिया का आ जाएगा, हांगकांग का आ जाएगा, अरे इंडिया का तो बन नहीं रहा है। उनको तो कुछ भी नया पेपर बनाना है ना बेटा, तो वो तो पहुंचेंगे उस पॉइंट तक, अपन हर प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है। आगे और अब कहां पहुंच गए अपन, शेड्यूल 5 पे। शेड्यूल 5 पर आ जाओ। यहां पर बच्चों 2 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला पार्ट 1 वाला कि किन केसेस में अगर कोई व्यक्ति, सुन लो मेरी बात, अभी मत देखो वहां स्पाइरल में मत देखिएगा, सुन लो। शेड्यूल 5 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर एमडी बनना चाहता है, डब्ल्यूटीडी बनना चाहता है या मैनेजर बनना चाहता है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वो पार्ट 1 की कंडीशंस पूरी करता है तो। और अगर वो पार्ट 1 की कंडीशन पूरी नहीं करता तो वह डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर अपॉइंट हो सकता है। मेरी बात क्लियर? सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, एक आपको कुछ नंबर ऑफ लॉ की लिस्ट होगी, ठीक है। मुझे जहां तक ध्यान है 19 एक्ट है,
19 एक्ट हैं, उसके बाद कुछ बड़े थे क्या? एक बार चेक करो। 19 एक्ट की लिस्ट होगी, 19 एक्ट की एक लिस्ट होगी। इन एक्ट में आप, इन 19 एक्ट में आप कन्विक्टेड नहीं हो फॉर अ सिंगल डे भी नहीं, मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट एक भी दिन की नहीं मिली है, और आपको फाइन 1000 से ज्यादा का नहीं मिला है, या तो फाइन मिला ही नहीं, और लगा भी हो तो 1000 से ज्यादा का नहीं लगा। ये पहली कंडीशन है। इन 19 एक्ट को याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, बस सिर्फ 19 एक्ट हैं, ये काफी पता हो काफी है। तो 19 एक्ट की एक लिस्ट दे रखी है, इनमें आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली हो और फाइन अगर लगा भी हो तो 1000 से ज्यादा का नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा, कॉफी पोसा के अंतर्गत, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के अंतर्गत आपको डिटेन नहीं किया गया हो, के अंतर्गत आपको डिटेन नहीं किया गया हो, ये आपको ध्यान में रखना है। 2, तीसरा, उनका कहना है कि भैया अगर आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं तो 21 वर्ष के कम से कम होने चाहिए और 70 वर्ष आपने अटेंड नहीं किए हो। लेकिन अगर 70 इयर्स आपने अटेंड की है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप अपॉइंट कर सकते हो अगर एसआर पास किया। तो ये वाला पॉइंट तो अपन ने 196 के सबसेक्शन 3 में भी पढ़ लिया है, ठीक है। चौथा, आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, अगर ये 4 कंडीशन आप पूरी करते हैं तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये 4 कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप पार्ट 1 फॉलो कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से कौन सा आ रहा है कि रेसिडेंट किसे माना जाएगा? Who is said to be resident? क्योंकि अपन क्या मान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट होता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लगती अगर वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनना चाहता है। तो रेसिडेंट किसे माना जाए? तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहले के 12 महीनों में इंडिया में ही रहा हो, जो पहले के 12 महीनों में इंडिया में ही रहा हो। कौन? जो बाहर से इंडिया में आया है तो पहले के 12 महीनों में इंडिया में ही रहा हो, और इंडिया में किस पर्पस से आया हो। तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कौन आता है? तो फेमा में अगर आपने पढ़ा है, फेमा कौन पढ़े हुए हैं मेरे क्लास में? सेकेंड ग्रुप वाले। तो उन्होंने पढ़ा है कि 12 महीने में इंडिया में हो और किस पर्पस से आया हो, या तो बिजनेस के लिए आया हो या जॉब के लिए आया हो। बिजनेस के लिए आया हो या जॉब के लिए आया हो? बोलो हाँ या ना। तो पिछले 12 महीनों में वो इंडिया में आया हो इधर फॉर दी जॉब या फॉर बिजनेस, तो वह क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। करेक्ट, इसका ध्यान रखें। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होना चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होना चाहिए। करेक्ट, बट ये वाली रिक्वायरमेंट कहां अप्लाई नहीं होगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी कंपनी में तो अपॉइंटमेंट की ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं है। जरा चेक कर लो इसको, क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल गया क्या? इसे मोस्ट टाइम भी मार्क करना, एग्जाम में छप रहा है ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम का लेवल सामने वाले ने उठाया तो आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि मैंने जितने क्वेश्चन दिए हों उनमें ये क्वेश्चन आपको फिर से मिल भी जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल भी जाए बच्चों। शेड्यूल 5 में एक बार चेक कर लीजिए, जो पिछले 12 महीनों में इंडिया में रहा हो, फॉरेन से आया हो और इंडिया में रहा हो। पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 months immediately preceding the date of his appointment and has come to stay in India for taking up employment and for carrying on बिजनेस। बट मैंने क्या कहा, ये रिक्वायरमेंट कहां अप्लाई नहीं होगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, वहां पर रेसिडेंस आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन है, छप रहा है, ये ध्यान रख के जाना। ठीक है, और इसका अगर क्वेश्चन, मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं उतने क्वेश्चन के कृपया सारे उतने सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस एक बार देख कर जाना, जो भी मैंने सेक्शंस स्पेसिफिकली बता दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे सेक्शंस एक बार और बोलोगे तो आईएमपी और निकाल कर दे दूंगा। ठीक है सर, नेकी और पूछ एक बार सारे सेक्शंस फिर एक बार आप आईएमपी में और दे देना, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगा के चले जाएंगे बस, क्योंकि सेक्शंस के क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में, हाँ या ना? तो बस मुझे तो सिर्फ सेक्शंस लिख के देने हैं, तुम हाथों हाथ खुद ही लगा लोगे उनके।
हो जाएगा तुम्हारा काम। आगे बढ़ रहा हूं अब ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन शेड्यूल 1 से, शेड्यूल 5 के पार्ट 1 से। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, समझना। जिन कंपनियों में प्रॉफिट है वो तो 197 के सबसेक्शन 1 के अनुसार ही पेमेंट कर देती है, वो 197 के सबसेक्शन 1 के अनुसार ही पेमेंट करती है। पर जिन कंपनियों में प्रॉफिट नहीं होता या होता है लेकिन कम होता है, वो 197 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 यूज करती है। अब सुनना मेरी बात, कितना रेम्यूनरेशन किसी एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को दिया जाएगा ये अलग है, और कितना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिया जाएगा इंक्लूडिंग आईडी ये अलग है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी पर यह डिपेंड करेगा। तो हर्षिता बताना बेटा, सबसे पहले अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है से लेकर ज्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से कम हो, लेकिन 5 करोड़ से कम हो, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे वो भी बता दूंगा अभी। इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव से लेकर कोई भी अमाउंट हो बट 5 करोड़ से कम हो, तो एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर हर एक को कितना पैसा दिया जा सकता है मंथ पे। तो उसने कहा कि मंथ बेसिस पर नहीं बोलूं, एनुअल बेसिस पे बोलता हूं, फाइनेंशियल ईयर में। तो उनका कहना है कि 60 लाख रुपए कितना दिया जा सकता है, 60 लाख रुपए। अब प्रश्न आया कि ये तो एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर को दिया इस इफेक्टिव कैपिटल पे, पर बाकियों को कितना दिया जा सकता है। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 का फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो उधर अपन कितना देंगे, 12। मेरी बात समझ में आ गई। फिर दूसरा केस, इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, लेकिन उनका कहना है 100 करोड़ रुपए से कम है, 100 करोड़ रुपए से कम है। 5 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन 100 करोड़ रुपए से कम है, से कम होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए तक नहीं होगी। एक बार खुशी शाह चेक करना, लेस देन 100 CR होगी। ठीक है, लेस देन 100 CR होगी, एक बार चेक करना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ऐसे केस में आप एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर को 1 साल में कितना दे सकते हो। तो उसने कहा कि आप उसको टोटल दे सकते हो 84 लाख, 84 लाख करेक्ट है। और उसके उधर के केस में आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 17 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद जब आप बात करोगे 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम, तो फिर आपको यहां पर बात करनी है 120 लाख, मतलब 1.2 करोड़, और वहां आपको जाना है 1.2 करोड़ का डिवाइडेड बाय 5, तो इट वुड अमाउंट टू 24 लाख, 24 लाख है ना, तो 24 लाख करिएगा। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसमें, फोर्थ केस की, तो 250 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आपको 120 इधर और 24 तो उधर, और उसके अलावा जितना भी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.01%, मतलब 1% का भी डिवाइडेड बाय 100 करना, 1% का भी डिवाइडेड बाय 100 करना, करेक्ट, 1% का भी डिवाइडेड बाय 100 करना, तो 0.01% आ जाएगा, वो आप रेम्युनरेशन बांट सकते हो। ये एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, इस लिमिट से भी अगर आप ज्यादा क्या करना चाहते हो, रेम्युनरेशन बांटना चाहते हो तो आप बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ाया था क्योंकि इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मोर और लेस मुझे वो बहुत हद तक लगता है कि वो गलत भी है। ठीक है, तो शायद मैंने इसका सेकंड पार्ट नहीं पढ़ाया होगा, मैंने यही पढ़ाया होगा, और इसके साथ मैंने आप लोगों को इफेक्टिव शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है ये लिखवाया होगा। जरा चेक करना बच्चों। सर अगर उसने बीच में ज्वाइन किया हो तो फिर अमाउंट प्रोराटा होगा ना। हाँ खुशी शाह, ये तो मैंने बता भी रखा है कि अगर पूरे साल काम नहीं किया तो इसे प्रोराटा बेसिस पर आप कम कर देंगे, करेक्ट है। पर अब बातचीत चल रही है कहां पर, किस पे बात कर रहा था मैं, इफेक्टिव शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो जरा चेक करो, मेरे हिसाब से ये भी मैंने आपको बता रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 के एक्सप्लेनेशन में देखो तो पार्ट 4 ही होना चाहिए मुझे जहां तक ध्यान है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन नंबर देखो, पार्ट 4 नहीं, सेक्शन 4, सेक्शन 4 ये रहा, सेक्शन 4 और ये एक्सप्लेनेशन। अरे वाह श्रेयांश, वेरी गुड, तेरी भी मेमोरी अच्छी है। रविंद्र नाट्यग्राम में अगली बार तेरा भी प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है।
तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होगा, तो जरा चेक करिए। मैंने कहा था पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ये सब आपको जोड़ लेने हैं। पेड अप शेयर कैपिटल में आप कौन सा अमाउंट शेयर एप्लीकेशन बनने वाला पैसा नहीं करेंगे, रिजर्व्स में आप कौन सा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ आ जाएगा, रिजर्व्स में ही कवर हो जाएगा। ये लिखा भी है, कहाँ लिखा है, स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। माइनस क्या करना है आपको, तो ध्यान रखिएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके लॉसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन डेफिनेटली वहां पर एग्जाम में अगर उसने लेवल इतना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, इतना कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर वो यह भी आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा, यह भी आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा, ठीक है। शायद इसका कोई एक क्वेश्चन आपकी उसमें क्वेश्चन बैंक में हो, एक क्वेश्चन होगा जो बहुत पहले 2017 या 18 में उसने पूछा था, उसके बाद इस तरह का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बच्चों, ठीक है। ये और इसके अलावा कुछ और, तो मुझे क्या कहना चाहिए, कौन कौन सी परक्विजिट से शामिल नहीं होगी, ये सेक्शन 4 वाला पॉइंट भी एक बार आईएमपी मार्क करके जाना। कौन कौन सी परक्विजिट शामिल नहीं होंगी, ये आईएमपी मार्क करके जाना। एक है प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड में मिलने वाला हिस्सा, ये आपके रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। ग्रेच्युटी पेबल और इनकेशमेंट ऑफ लीव, ये आईएमपी मार्क करके जाना। एक बार पूछा गया है 2017 में या 18 में, तो अपन करके जा रहे हैं, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली मैं 2 मिनट एक बार देख लेता हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल, एसपीए, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन माइनस कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग लॉसेस, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अंकित डांगी पूछ रहा है, सर एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर को अगर 50 लाख दी है तो डिवाइड बाय 5 करें या 12 लाख तक दे सकते हैं। ये कैसे प्रश्न पूछ लिया इसने। सर एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर को अगर 50 लाख दी है तो वो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे या 12 लाख तक दे सकते हैं। एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर को अगर 50 लाख दी है तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे या 12 लाख तक दे सकते हैं। ये कैसा प्रश्न पूछ लिया मेरे भाई तूने। अंकित डांगे, ये प्रश्न समझ में नहीं आ पा रहा है, एक बार और टाइप करके फिर से वापस क्लियर करके भेज इसको। 60 या 12 लाख एक पर्सन को है या टोटल एक पर्सन को है, एक पर्सन को है बट पूरे साल का है। एक बात ध्यान रखना, पूरे साल का है, एक पर्सन का है लेकिन पूरे साल का है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक व्यक्ति का है लेकिन पूरे साल का है, मैनेजरियल पर्सन का, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये बात तो शायद मैंने डिस्कस की होगी पर फिर भी ठीक। अब यहां पर अपनी कहानी कौन सी खत्म हो गई, शेड्यूल 5 की भी बहुत है, इतना करके जाओगे। एक क्वेश्चन शेड्यूल 5 का देखने को मिलेगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी या तो सेज वाला है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेसिडेंट वाला, या फिर ये रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन जिसमें अपने को हो सकता है इफेक्टिव कैपिटल बतानी पड़े, और एक परक्विजिट्स वाला क्वेश्चन ध्यान में रख के जाइएगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि इस तरह से अपन ने शेड्यूल 5 भी खत्म कर लिया और इसके आईएमपी क्वेश्चन भी मार्क कर लिया। अब आगे बढ़े क्या, अब पहुंच गए बच्चों अपन 2 चैप्टर पर, एक है एनुअल रिपोर्ट वाला और एक है सीएसआर वाला। चूंकि सीएसआर वाला सबसे लास्ट पढ़ाया था तो वो सबसे बाद में ले लेंगे, अब अपन बात कर रहे हैं सबसे एनुअल रिपोर्ट वाले चैप्टर पर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट आईएमपी चैप्टर एवर इन द ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में आप समझ लो कि पार्ट ए में पूछे जाने वाला चैप्टर है ये। ओल्ड सिलेबस में पार्ट ए में पूछे जाने वाला चैप्टर है, अगर कोई बच्चे ओल्ड सिलेबस के हों और अटेंड कर रहे हो तो, ठीक है। पार्ट ए का पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक। और मुझे क्या कहना चाहिए कि ओल्ड सिलेबस में तो बहुत वेटेज है, न्यू में आई डोंट नो हाउ दे विल बी आस्किंग, बट एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन माने, 2 क्वेश्चन तो आएंगे।
और एक एमसीक्यू मान लें, इसका मतलब 10 मार्क का वेटेज है बच्चों। 10 मार्क्स मैक्स वेटेज है, मिनिमम आप माने 6 से 10, 6 to 10 मार्क्स का वेटेज लेकर आएगा एनुअल रिपोर्ट। अब इसके कुछ हिस्से हैं बच्चों। पहला हिस्सा कंपनीज एक्ट वाला, सेक्शंस की बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एक हिस्से बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, एनुअल रिटर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन, स्पेसिफिकली अभी बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट का हिस्सा कि बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, फिर दूसरा रूल्स का हिस्सा बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के बाद एलओडीआर बोर्ड रिपोर्ट के साथ क्या एनेक्स करता है, ये 3। पहला, कंपनीज एक्ट में बोर्ड रिपोर्ट के क्या कंटेंट है, दूसरा रूल्स में क्या कंटेंट है, और तीसरा एलओडीआर बोर्ड रिपोर्ट के साथ क्या एनेक्स करता है। ये 3 हेडिंग अपने को कवर करनी है। इसके अलावा दूसरी हेडिंग जो अपने को कवर करनी है वो है एनुअल रिटर्न, ठीक है। वो है एनुअल रिटर्न, जिसमें कुछ खास नहीं है, बट हाँ अपने को कवर करके जाना है, सेक्शन नंबर 92, ठीक है। 2, इसके अलावा ओल्ड सिलेबस वाले 2 चीजें, इसके अलावा न्यू सिलेबस की बात करें तो क्या प्रश्न बन सकता है। न्यू सिलेबस में पहले बात करता हूं, पॉलिसीज क्या बन सकता है, पॉलिसीज, ठीक है। तो अपने को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी यहीं पर इंपॉर्टेंट मार्क करके जानी है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अपने को यहीं मार्क करके जानी है, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तो बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट हो जाएगा, एमडीएआर भी बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट हो जाएगा, एनुअल रिपोर्ट। इसके अलावा वेबसाइट का कंटेंट शायद मैंने तुम्हें आईएमपी मार्क करवाया था, रेगुलेशन 46, वो भी अपने को यहीं करना है, वह भी अपने को यहीं पर करना है, ठीक है। वह भी यही करना है अपने को, ठीक है। मुझे एक बार मॉड्यूल देना बेटा। तो चलो सबसे पहले आप आ जाओ किस पर, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट पर। किस पर आ जाओ, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट पर। थैंक यू बेटा, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट पर आ जाओ। और बोर्ड रिपोर्ट में आपको सबसे पहले जो आईएमपी सेक्शन है, मैं उसके 134 के आपको क्वेश्चन बनवा रहा हूं, ठीक है। ऐड के हिसाब से कौन कौन से कंटेंट होंगे, ऐड के हिसाब से कौन कौन से कंटेंट होंगे, ऐड के हिसाब से बात कर रहा हूं जो आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे, फिर रूल्स के हिसाब से, फिर एलओडीआर के हिसाब से, सबको इसी सीक्वेंस में जाएंगे। तो सबसे पहला ऐड के हिसाब से पहला क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। Director's responsibility statement would be the first question that could be asked. Director's responsibility statement is the first question. Second question बनेगा बच्चों, मुझे कहना चाहिए कि जो है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट आपको कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। क्या पॉइंट होना चाहिए, एम के पहले क्या आता है, एम के पहले क्या आता है, एल आता है ना, तो एल वाला पॉइंट चेक करो, एल वाला, एम के पहले एल ही आता है ना, के एल एम, हाँ बिल्कुल, एल वाला पॉइंट आईएमपी मार्क करना, ठीक है। फिर उसके बाद एम वाला पॉइंट रूल से आईएमपी मार्क करना, एनर्जी कंजर्वेशन, एम वाला पॉइंट रूल से मार्क करना, आईएमपी मैंने करवाया है ये, ठीक है। और मोस्ट आईएमपी मार्क करना एम एन ओ पी क्यू पी, पी एम पी के पहले क्या आता है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, रुक जा बेटा रुक जा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते किसी का, ये एबीसीडी हमको याद नहीं रहती। एम एन ओ पी, पी, पी वाला मोस्ट आईएमपी मार्क करो, पी वाला मोस्ट आईएमपी मार्क करो, ठीक है। तो P मोस्ट आईएमपी है, फिर उससे पहले मटेरियल इवेंट्स, उससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, मटेरियल इवेंट्स और DRS, ये 3 134 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ये 134 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे ये 3, ठीक है। इसके अलावा तुमको 134 एक्ट का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा 134 सबसेक्शन 3A ओपीसी और स्मॉल कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ओपीसी और स्मॉल कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा तुम
पहुंच जाओ। सेक्शंस अब छोड़ दो, सेक्शंस एक भी नहीं आएगा बोर्ड रिपोर्ट का। 134 और 134 का सबसेक्शन 3 और 3A के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सेक्शनल पार्ट। वैसे मैंने कई सेक्शंस लिखवाए कॉपी के पीछे भी आपको कि आपने क्या याद किया, 177 का 8 याद किया आपने, फिर उसके अलावा 177 का 10 भी याद किया, फिर 178 के 4 में भी आपने बात की, उसके अलावा 188 के ट्रांजैक्शन का सबसेक्शन 2 भी आपने याद किया, 204 की भी आपने याद की, 197 का 5 भी याद किया। सेक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में सेक्शन सिर्फ 2 आएंगे, एक है 134 का सबसेक्शन 3 और 3A, और 3 और 3A में भी जो आईएमपी बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक है L वाला पॉइंट, एक है C वाला पॉइंट, एक है P वाला पॉइंट और एक है M वाला पॉइंट। ठीक है, एक और याद करके जाना, लेस वो CA वाला पॉइंट, अगर लेस देन 1 CR का अमाउंट है, लेस देन 1 CR का, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखना पड़ेगा, CA होगा, अमेंडमेंट में ऐड हुआ था ये। ठीक है, ये एक और पॉइंट ऐड कीजिए, और 134 का 3A। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इसके बाद रूल्स की बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं इसके बाद रूल्स की, कि रूल से क्या क्वेश्चन बनेगा, कंपनीज एक्ट के रूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल से पहला बना लो DVR, दूसरा स्वेट इक्विटी, तीसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और चौथा 197 का सबसेक्शन 12। रूल नंबर 5, 4 पॉइंट बनाए, पहला DVR, दूसरा स्वेट इक्विटी, तीसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, चौथा 197 सबसेक्शन 12 रूल नंबर 5, और छठा एक और 6th वन आप करो ये वाला कौन सा हरासमेंट है ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ये आईएमपी मार्क करिए, ये आईएमपी मार्क करिए। ठीक है, कंटेंट वाइज बात कर रहा हूं। इसी के साथ एक और आईएमपी मार्क करिए कि बोर्ड रिपोर्ट मतलब यहां पर ये भी आईएमपी मार्क कर लें, 134 कंप्लीट कर देता हूं सेक्शन पूरा भी, 134 का 1 और सबसेक्शन 6, 134 का 1 और सबसेक्शन 6, 134 के सारे से प्रोविजन ही बता देता हूं, मतलब आईएमपी 134 का 1 भी आईएमपी है, मतलब सिग्नेचर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 134 का सबसेक्शन 6 बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर। ठीक है, सबसेक्शन 1 यहां कवर नहीं करूंगा, पर सबसेक्शन 6 कवर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या मार्क करोगे, LODR। इसके बाद आप क्या मार्क करोगे, LODR। LODR में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और MDAR रट रट के जाना, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की हेडिंग्स याद करके जाना बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की हेडिंग्स याद करके जाना। और डिटेल में प्रश्न पूछ सकता है क्या, डिटेल में प्रश्न पूछ सकता है क्या, ये मैं सोच के बताऊंगा, पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और MDAR IMP है। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट से और कोई बात, 2 मिनट, ठीक है बस। तुमको मैंने वेबसाइट कहाँ पे पढ़ाया है, कोई मुझे बताएगा याद करके, वेबसाइट, क्योंकि मैंने बोर्ड रिपोर्ट के साथ तो नहीं पढ़ाया तुमको, वेबसाइट कहाँ पढ़ाया, कोई मुझे याद करके बताएगा कि वेबसाइट के कंटेंट क्या होते हैं, कहीं पढ़ाया है तुमको। LODR रेगुलेशन 46 IMP मार्क करवाया था कहीं, कौन से चैप्टर में पढ़ाया है, कोई बता सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है यहाँ, इस चैप्टर में तो नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मैंने कहा, वो तो डिविडेंड के चैप्टर में कवर कर दी। वेबसाइट वाला कहीं कवर किया है, किसी को याद आ रहा है क्या, एनीवेयर आई हैव कवर्ड वेबसाइट, मुझे क्यों याद आ रहा है मैंने किया है, शायद तुमको नहीं पढ़ाया, कोई बोलेगा, नहीं पढ़ाया। देखो ओल्ड सिलेबस वालों को तो है, ओल्ड सिलेबस वालों को तो है,
सर आपने लिखाए थे कंटेंट ऑफ वेबसाइट, कहीं तो है, मैं याद करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कॉपी के पीछे लिखते जाओ, ठीक है, मुझे याद करने तो कहीं अगर होगा तो बता दूंगा। बस बोर्ड रिपोर्ट में आपको जो मैंने अभी बताया वही काम के हैं, सेक्शन बता दिए, रूल्स बता दिए और एलओडीआर बता दिया, करेक्ट। अब एनुअल रिटर्न, ठीक है, वो तो कवर कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनना बच्चों, एनुअल रिपोर्ट के लिए सबसे पहले 134 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सबसेक्शन 1 नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में कवर कर दूंगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि आपके पास बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, ठीक। यही सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, कीप द सेम सीक्वेंस। सबसे पहला, एनुअल रिटर्न वेबसाइट पर अगर होस्ट किया गया है तो उसके लिंक, वेब एड्रेस। दूसरा, अगर आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी बोर्ड मीटिंग रखी गई हैं उनकी डिटेल। 2, तीसरा, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसके साथ सबसेक्शन 5 के साथ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैंने कहा था ये तुम्हें ही लिखना है, मैंने पढ़ा दिया था मतलब पॉइंटर से, पर कहा था लिखना तुम्हें है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, डिट्टो छाप कर आना। सबसेक्शन 3 नहीं, सबसेक्शन 3 नहीं, सी वाला पॉइंट, ठीक है, सी वाला पॉइंट। उसके बाद CA, दिस इज द मोस्ट एमपी, अगर फ्रॉड 1 करोड़ रुपए से कम का है तो उसको लेकर बोर्ड रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें बतानी पड़ती है। तो मैंने तुमको 143 सबसेक्शन 12 पढ़ाते समय सिखाया था कि सबसे पहले तो नेचर ऑफ द ऑफेंस आप बताएंगे, दूसरा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है, ये बताएंगे आप, तीसरा पार्टीज इन्वॉल्व, और चौथा क्या रेमेडियल एक्शन आपने ली है। ये 4 बातें आपको बोर्ड रिपोर्ट में 134 के 3 के CA में लिख कर आनी है, इसे एमपी मार्क करें। तो CA हो गया। D डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। E कि हम जो है नॉमिनेशन रिमिशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। F हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं ऑडिटर ने, जितने भी अपने रिपोर्ट में जितनी भी बातें की हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में भी जिसने जितनी भी बातें की हैं एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। उसके बाद मेरा कहना है कि जितने भी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी हमने वो बता दिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को फॉर्म नंबर AOC 2 में लिख दिया। उसके बाद मेरा कहना है कि अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी हमने बता दिए, और फिर 2 ये पॉइंट मिक्स कर देता हूं मैं अक्सर कि कितना अमाउंट रिजर्व में जाएगा और कितना अमाउंट आप प्रपोज डिविडेंड कर रहे हो, ये 2 पॉइंट है। और उसके बाद अपन पहुंच जाते हैं कि फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट जो भी मटेरियल चेंजेस हैं, इसको लिखना, मॉड्यूल में जो लिखा है वही छाप के आएंगे। इस पॉइंट पर मॉड्यूल में जो डिटेल है वही लिखकर आइएगा। स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट नहीं, क्या बोल रहा था, मटेरियल चेंजेस फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। जब मॉड्यूल देखोगे तो उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ मिलेगा आपको, यू विल फाइंड अ पैराग्राफ ओवर देयर। ये पैराग्राफ वहां पर आपको क्या करना है, लिखकर आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पैराग्राफ फ्रॉम द मॉड्यूल लिख लेना, ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद M वाले पॉइंट पे मैं आपको आंसर बता रहा हूं, उसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताना है। तो 3 पॉइंट आते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजिकल एब्सॉर्प्शन और फॉरेन एक्सचेंज का इनपुट और मतलब क्या बोलते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। ये 3 बातें आपको किसको लेकर लिखनी है बच्चों? मैंने क्या कहा आपको, एनर्जी कंजर्वेशन, फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एब्सॉर्प्शन और तीसरा आपने बताया फॉरेन एक्सचेंज। जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं आप तो 3 पॉइंट आप यहां लिखते हैं कि आपने बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स ली हैं। दूसरा अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और तीसरा आपने इसके लिए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। ये 3 बातें आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे लिख के आनी है। टेक्नोलॉजिकल एब्सॉर्प्शन पे भी पहला तो ये वाला स्टेप्स टेकन तो आ ही जाएगा। फिर दूसरा कि आपने जब क्या किया, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की, तो आपने एब्जॉर्ब करने के बाद क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्या कॉस्ट रिडक्शन हुआ, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हुआ, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, ये आपको बताने पड़ेंगे। पिछले 3 सालों में आपने जो भी टेक्नोलॉजी खरीदी है उसको आपने किस तरह से एब्जॉर्ब किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और चौथा R&D पर कितना वाला खर्च किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा जब अपन चौथे मतलब 3rd पॉइंट पे ले जाते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज पे, तो इनफ्लो और आउटफ्लो को आपको बताना पड़ेगा। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, क्या ध्यान रहेगा ये?
फिर इसके बाद अपन पहुंच गए अब बच्चों किस पर, मेरे हिसाब से पी वाले पॉइंट पे पहुंच गए, MNNOP, पी वाले पॉइंट पे पहुंच गए कि कौन सी कंपनी को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देना पड़ेगा। मोस्ट IMP मार्क करें, मैंने कहा मोस्ट IMP मार्क करें, छपेगा प्रश्न एग्जाम में। तो एक लिस्टेड कंपनी और एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देना है। पर किसके लिए? पूरे बोर्ड के लिए, पूरे बोर्ड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कमिटीज का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और कौन करेगा? तो उन्होंने कहा थर्ड पार्टी करेगी, या मुझे कहना चाहिए कि NRC कर सकता है या बोर्ड कर सकता है। ये वाला सेम पॉइंट 178 में भी कवर होता है। बट किसको लेकर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देना है ये ध्यान रखना बेटा, बोर्ड, कमिटीज और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। करेक्ट। कौन सी कंपनी को? एक लिस्टेड कंपनी और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो पब्लिक कंपनी। यहां पर मेरे कितनी बातें हो गई अंशिका पालीवाल? हाँ, इतनी बातें बोर्ड रिपोर्ट को लेकर हो गई। अब रूल नंबर 8 था इस 134 के सबसेक्शन 3 के साथ। तो जब मैंने ये पढ़ाया था तो ये तो मैंने लिखवाए थे सारे के सारे, मुझे जहां तक ध्यान है, हो सकता है लिखवाए, हो सकता है बोला हो कि आप लिख देना। बट इसके साथ एक पॉइंट मैंने बॉक्स बनाकर जरूर लिखवाया होगा, मुझे जहां तक ध्यान है, बोला ही होगा बॉक्स बनाने का, क्योंकि मैं IMP बात तो लिखवाता ही हूं कि जो सब्सिडरी को लेकर है, आप नहीं, आप क्या बनाओगे? स्टैंड अलोन बेसिस पर आप क्या बनाओगे? अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाओगे। और सब्सिडरीज को लेकर और एसोसिएट्स को लेकर आप क्या करोगे? उनके पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे। जरा चेक करो ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या कहीं? शायद शुरुआत में लिखवा दिया हो या बाद में लिखवाया हो, पर मेरे हिसाब से लिखवाया जरूर है। रूल नंबर 8 का सब रूल 1 लिखवाया तो होगा। मोस्ट IMP पॉइंट है ये, मोस्ट IMP पॉइंट है। P पॉइंट के बाद बॉक्स बनवाकर लिखवाया था क्या? बॉक्स बनाकर स्टैंड बॉक्स में लिखवाया है, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया। कि आपको क्या करना है? स्टैंड अलोन बेसिस पर बोर्ड रिपोर्ट बनानी है और उसके बाद आपको क्या करना है? सब्सिडरीज और एसोसिएट्स के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ये बात ध्यान रखना। ये दिस कुड बी दी, आप समझ लो कि अगर टफेस्ट पेपर बनाया तो ये उसकी चॉइस होगा, ये उसकी चॉइस होगा। रूल नंबर 8 का सब रूल 1 है बेटा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ओपीसी और स्मॉल कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट किस तरह से बनाएगी? ओपीसी और स्मॉल कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट किस तरह से बनाएगी? तो मैंने इसको, मुझे जहां तक ध्यान है, लिखवाया नहीं होगा। मैंने कहा था कि वही पॉइंट रिपीट कर दो जो अपन ने वहां से पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या हुआ कि अगर आपका वेबसाइट है तो आपका मतलब एनुअल रिटर्न वेबसाइट पे होस्टेड है तो उसकी लिंक दे दो, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स बता दो, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बता दो। करेक्ट है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, तो फ्रॉड का स्टेटमेंट बता दो। फिर उसके बाद चूंकि ओपीसी है, स्मॉल है, तो डिक्लेरेशन ऑफ आईडी तो जाएगा नहीं, तो वो हटा दिया। एनआरसी यहाँ बनेगी नहीं। फिर उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट और स्टेचुटरी ऑडिट रिपोर्ट। तो जनरली क्या होगी, ओपीसी स्मॉल है तो आप समझ लो कि ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट होना नहीं चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट ही होगा। ऑडिट रिपोर्ट पर अपना क्या दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। उसके बाद उसने जो पॉइंट बोले ना अपने कौन से, कि इन्वेस्टमेंट लोन्स वाला जो है ना, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, इसको उसने फाइनेंशियल हाइलाइट्स में कवर कर लिया होगा। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में उसने कवर कर लिया होगा, बस उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आगे लिखा होगा। तो डिविडेंड का जो पॉइंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा होगा उसके बाद, और उसने फाइनेंशियल कुछ लिखे होंगे हाइलाइट्स करके, कुछ तो एक शब्द यूज किया है उसने, फाइनेंशियल समरी। करेक्ट। तो फाइनेंशियल समरी में उसने क्या शामिल कर दिया, आपका प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व में कितना निकाल लेके जा रहे हो, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट वाले सारे पॉइंट मिक्स कर दिए उसने। इसके अलावा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट जो भी चेंजेस आए हैं वो बताओ। और इसके अलावा क्या हो गया, तो मेरे हिसाब से वो वाला पॉइंट आएगा कि डायरेक्टर्स वगैरह के अगर ऑफिस में किसी प्रकार का रेजिग्नेशन है तो वो बताओ, और कोई कोर्ट केसेस के बारे में जानकारी होगी वो बताओ। बिल्कुल। क्या यहां तक मेरे पास हिसाब से ओपीसी स्मॉल कवर हो गया? बोलो चेक करो हाँ या ना। ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और दोहरा रहा हूं 134 का सबसेक्शन 5, ताकि डीआरएस तुम्हारा कवर हो जाए।
134 सबसेक्शन 5 मैंने कहा मोस्ट आईएमपी है, आप अच्छे से करके जाएंगे। 134 सबसेक्शन 5 मोस्ट आईएमपी है, आप अच्छे से करके जाएंगे। क्या लिखते हैं देखो, मैंने इसमें सिर्फ आपको शॉर्टेस्ट पॉइंटर्स बताए थे कुसुम, मेरे को जहां तक ध्यान है, आकांक्षा गौतम, और मैंने कहा था तुम डिट्टो लिखना क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो ये कटपिट जाएगा और मुझे ऐसा आंसर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मुझे जहां तक ध्यान है कि अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तीसरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, चौथा गोइंग कंसर्न बेसिस, मुझे तो यही ध्यान है, पांचवा लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल होने वाला पॉइंट है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और छठा है कि भैया हमारे यहाँ इस तरह का एक मैनेजमेंट है कि जैसे ही कंप्लायंस ड्यू हो जाता है वैसे ही हम उसे कंप्लाई कर देते हैं, मतलब कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वह इसमें शामिल हो जाएगा। बोलो करेक्ट क्या? तो इसे मोस्ट एमपी मार्क करके जाना, डीआरएस में अलग से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अब हर्ष पटेल बोर्ड रिपोर्ट में साइन कौन करेगा? सिग्नेचर वाले मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, ठीक है, अभी तक सिग्नेचर वाला कोई क्वेश्चन पढ़ाया है क्या? हाँ, कौन सा? रिपोर्ट ऑन एजीएम पे सिग्नेचर, रिपोर्ट ऑन एजीएम पे सिग्नेचर, दूसरा मिनट्स पे सिग्नेचर, दूसरा मिनट्स पे सिग्नेचर, एजीएम रिपोर्ट ऑन एजीएम पे सिग्नेचर, मिनट्स पे सिग्नेचर, अभी मैं बता रहा हूँ बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर, बाद में बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर, फिर एनुअल रिटर्न पे सिग्नेचर और शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर, खत्म, ठीक है। और एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ वो चार्ज के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कौन साइन करेगा? फिर से जिसको लिखना हो लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपोर्ट ऑन एजीएम पे सिग्नेचर सेक्शन 121, मिनट्स पे सिग्नेचर सेक्शन 118, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर 134 सबसेक्शन 1, बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर 134 सबसेक्शन 6, शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर सेक्शन 46, चार्ज का वेरिफिकेशन कौन करेगा? अगर कंपनी जो चार्ज प्रॉपर्टी है वो इंडिया में ही है या पूरी या पार्टली या फिर पूरी इंडिया के बाहर की है, वेरिफिकेशन मुझे जहां तक ध्यान है रूल नंबर 3 था, सब रूल 4 होगा, मुझे जहां तक ध्यान है रूल नंबर 3 था, सब रूल 4 होगा, बट इसको चेक कर लेना, डाउट है मुझे, ठीक है। रूल नंबर 3 तो था उसका, सब रूल 4 मुझे ध्यान पक्का नहीं है, बट हो सकता है सब रूल 4 हो, वेरिफिकेशन। और एक लास्ट पॉइंट बच रहा है एनुअल रिटर्न, सिग्नेचर का मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाऊं तो बोर्ड रिपोर्ट पर साइन कौन करे? हाँ, ये लिखवा दिया कुमकुम मंगल, सेक्शन 118 बता दिया बेटा, ठीक है, सारे बता दिए। एक बार जिसने सब लिख लिया हो वो ग्रुप पे फोटो भेज देना तो और मदद हो जाएगी सबकी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अपन ने कहा बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, तो मेरा कहना है कि बोर्ड रिपोर्ट पर अब साइन करने वाला व्यक्ति चेयरपर्सन होगा, इफ ड्यूली अथोराइज्ड, ठीक है, इफ ड्यूली अथोराइज, अदरवाइज 2 डायरेक्टर्स, 1 शैल बी एमडी। बट जिन कंपनियों में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है अर्थात ओपीसी, तो एक डायरेक्टर ही साइन कर देगा, काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ये, बताओ बच्चों, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट के सेक्शन 134 का 3A और सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 कवर कर गया, खत्म सेक्शन बोर्ड रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बाकी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 134 का 1 ही मुझे याद दिलाना जब मैं पढ़ाऊं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद अपन पहुंचे किस पर, सेक्शन, अब अपन पहुंचे रूल्स पे, ठीक है, अब अपन पहुंचे रूल्स पे। रूल्स मेरा कहना है आप स्वयं याद करें, ठीक है, कौन से? डीवीआर, स्वेट इक्विटी, एसॉप और 197 का सबसेक्शन 12 का रूल नंबर 5 मैंने कवर करवा दिया है, करेक्ट है क्या? जरा बताओ बच्चों, अमृता जैन, अनय धनगर, ये 4 क्वेश्चन। और कौन सा? पॉश एक्ट, पॉश एक्ट में मैंने आपको सिखाया था कि बिगिनिंग में कितनी क्या आई, कंप्लेंट्स आई, मतलब कितनी बाकी थी, कितनी और आई,
कितनों को अपन ने रिजॉल्व कर दिया और कितनी बाकी रह गई, जरा चेक करना। पॉश की रिपोर्टिंग भी याद करके जाना, पॉश की रिपोर्टिंग भी बच्चों याद करके जाना। अब आप पहुंच गए, 2 हेडिंग आपने कवर कर ली है, एक है एक्ट और दूसरे हैं रूल्स। रूल्स में मैंने आपको कहा आपको 5 रूल्स करने हैं, एक रूल नंबर 4, एक रूल नंबर 8, एक रूल नंबर 12, एक रूल नंबर 5 MR रूल्स का, ठीक है, और 4 फिर पोश 5। और कुछ पढ़ा है क्या? बस यही ना, पॉश करके जाना, छपेगा एग्जाम में, मेरे माथे मत आना फिर। पॉश आएगा बिल्कुल एग्जाम में, ध्यान रखना पॉश आएगा। डिट्टो वर्ड टू वर्ड याद करके जाना। और IMP मिल जाए तो पेपर के बाद मेरे को बोलने जरूर आना कि सर आपके IMP बैठ गए, मतलब मिलने जरूर आना। ठीक, आगे बढ़िए। अब अपन बात कर रहे हैं LODR के पोर्शन की। LODR में MDAR, ठीक है। अब अगर तुमको याद हो तो मैंने इसमें ना एक तुम्हें शब्द बताया था IOSORIDM और 2 वर्ड और बताए, तो टोटल हो गए 10। IOSORIDM और फिर 2 शब्द और बताए हैं कंपैरिजन के और फाइनेंशियल रेशियोज के। अच्छा ठीक है, ठीक है। I फॉर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, I। O फॉर, चाहो तो आउटलुक दे दो, चाहो तो अपॉर्चुनिटी दे दो, क्योंकि 2 O हैं, IOSO, ठीक है। S सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस। O अगर आपने ऊपर आउटलुक दे दिया था तो नीचे अपॉर्चुनिटी दे देना, IOSO। RIDM, R इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, R is risk management. I for internal control. D for discussion on the financial matters. और M for material development relating to human resources. मुझे जहां तक ध्यान है यही पॉइंट है। इसके अलावा फाइनेंशियल रेशियोज 2 पॉइंट और बनते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो, कितने प्रकार के फाइनेंशियल रेशियो होते हैं? ये आए क्या तुम्हारे इसमें FM में? रेशियोज बहुत सारे होंगे ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेटर रेशियो, वो सारे डेट रेशियो, सभी तरह के रेशियो के नाम लिख देना और इनका कंपैरिजन पिछले सालों से। ये वाले पॉइंट मैंने शायद बताए भी होंगे आपको। तो टोटल कितने पॉइंट हैं? देयर आर 10 पॉइंट्स टू बी कवर्ड इनटू MDAR, मडार MDAR। आपको 10 पॉइंट लिखकर आने हैं, ऐसे कैसे डिट्टो। फिर जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की बात आई तो मैंने कहा कि देखो हेडिंग्स तो तुम्हें याद करनी है, ठीक है। अगर अंदर की डिटेल भी मुझे लगा, मैं देखूंगा एक बार और किसी पॉइंट को मैं बता दूं कि यार इसकी डिटेल के पॉइंट्स भी याद करके जाना, तो वो भी करना पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फिलॉसफी कंपनी की, दूसरा बोर्ड कंपोजिशन, तीसरा ऑडिट कमेटी, चौथा NRC रेम्यूनरेशन, फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, फिर उसके बाद आपकी जनरल मीटिंग की डिटेल दो आप, फिर उसके बाद आप जनरल इंफॉर्मेशन दे दो। ये कुछ 9 या 10 हेडिंग्स मैंने आपको बताई होगी। इसी में CEO CFO सर्टिफिकेशन भी आता है आगे, ठीक है, पर अब ये रहने दो। ठीक, इनमें अब क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बोर्ड के कंपोजिशन में तुम क्या लिखोगे या ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में क्या लिखोगे। पर अब ये चीज मैं तुम्हें बोलूं तो ही कवर करना, मतलब किसी पॉइंटर की डिटेल भी पूछी जा सकती है, पर अगर मैं बोलूं तो ही कवर करना, वरना कवर मत करना। मैं पॉइंट स्पेसिफिक निकाल कर दे दूंगा, मैं पॉइंट स्पेसिफिक निकाल के दे दूंगा कि इस पॉइंट के अंदर के पॉइंटर्स भी याद कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप में वो वाले कर लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, अपन पहली बार नए सिलेबस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अपन भी पहले ही हैं, पहला ही अटेम्प्ट है अपना भी। ICSI का भी पहला न्यू सिलेबस का पहला पेपर है, ठीक। बहुत राइटिंग अच्छी, अंडरलाइन करके आना है, स्केल लेके जाना है और ढंग से लिख के आना है, मार्क्स तो आएंगे,
है उम्मीद मेरे को। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पहुंच गए? सीजी रिपोर्ट हो गया, मडार भी हो गया। अब एलओडीआर का और कोई पॉइंट यहाँ बनता है क्या? तो एलओडीआर का एक रेगुलेशन 34 शायद यहाँ पढ़ाया हो तुमको। एलओडीआर का रेगुलेशन 34, ठीक है, आईएमपी मार्क करके जाना। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एलओडीआर का, ठीक। सबसे पहला कि आपको एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, किसको भेजनी है? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तो इसको भी आईएमपी मार्क करके जाएंगे। एलओडीआर में ये 34 और मार्क कर देना, ठीक है। 35 36 नहीं बेटा केशव, सिर्फ 34, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 34 आईएमपी है तो वो करके जाना। तो जैसे ही आपने किसको डिस्पैच किया, खुशी शाह, यू हैव डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स, आपको एनुअल रिपोर्ट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ेगी। अगर इस एनुअल रिपोर्ट में किसी प्रकार का रिवीजन किया गया है, किसी प्रकार का रिवीजन किया गया है, तो एजीएम के बाद आपको फिर से इसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। जरा चेक करो, यू विल फाइंड इट, मिलना चाहिए ये। हाँ, जो भी रिवाइज किया है आपको 48 आवर्स में देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और एनुअल रिपोर्ट के व्हाट वुड बी द कंटेंट, तो ऑनलाइन ध्यान से सुनना सभी बच्चों। क्या कहा मैंने कि पहले तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाएगा, फिर उसका बाद वो आ जाएगा अपना क्या बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, और उसके बाद अपना बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट लिखा हुआ नहीं है पर मैंने लिखवाया था। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हें और क्या करना है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इसमें 5वां पॉइंट, 5th शेड्यूल का एक पॉइंट है सबसे आखिरी, 5th शेड्यूल का एक पॉइंट है सबसे आखिरी, इसमें है मेरे को याद है आखिरी पॉइंट, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, इसके साथ लिख देना 5th शेड्यूल का पॉइंट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। और कौन सी कंपनियों को पहले बीआरआर बनाना पड़ता था और अब वो क्या करती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना कर देती हैं। ये याद करना, कौन सी टॉप कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देना है, जो पहले क्या करती थी, क्या करती थी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भेजती थी, अब उन्हें क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी है। ऐसा कुछ लिखा होगा शब्द, ये ध्यान रखना। टॉप 1000 कंपनीज, टॉप 1000 कंपनीज आईएमपी मार्क करना। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि किसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी है। इसका नाम क्या, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है क्या, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगी, ठीक है। अब एलओडीआर भी यहां पर खत्म हुआ बच्चों, यहां पर वी आर डन विद द एलओडीआर एज वेल, ठीक है। तो अपनी कितनी हेडिंग खत्म हो गई? अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा नहीं, अनुष्का सेंगर है, अनुष्का सेंगर, अनुष्का शर्मा तो ये हीरोइन है ना, शर्मा, हाँ हाँ ठीक है, अनुष्का सेंगर। डीवीआर नहीं, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। डीवीआर क्या होता है, एक्सप्लेन, मतलब पॉइंटर्स है वो, तो इस सब को पॉइंट्स याद करना है तुमको, ठीक है। अनुष्का शर्मा भी है अपनी क्लास में है? अच्छा ऑनलाइन है, ठीक है, नहीं ऑनलाइन है तो फिर हो सकता है, ऑफलाइन ध्यान रहते हैं बच्चों बाकी तो। अब आ जाइए एनुअल रिटर्न पर। अब एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन मैं आपको बनाकर बताता हूं कि क्या क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल मुझे देना बच्चों, मॉड्यूल मेरे पास ही, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन आप मार्क करिएगा, सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न एंड सिग्नेचर ऑन एनुअल रिटर्न, दो बातें याद रखना, सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न, सिग्नेचर ऑन एनुअल रिटर्न। सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न और मैंने क्या बताया, सिग्नेचर ऑन एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न की पेनल्टी भी पढ़ के जाना, एनुअल रिटर्न की पेनल्टी भी पढ़ के जाना बच्चों, पेनल्टी भी पढ़ के जाना, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसेक्शन 5 और 6 में होनी चाहिए,
मुझे जहां तक ध्यान है एक बार देख लेना, सबसेक्शन 5 और 6 में होनी चाहिए। 5 में कंपनी पे लगती है और 6 में CS इन प्रैक्टिस पे लगती है, अगर वो सर्टिफिकेट गलत देता है तो चेक करो। 5 में कंपनी की पर लगती है और 6 में CS इन प्रैक्टिस पे लगती है। दोनों IMP मार्क करके जाना, दोनों IMP मार्क करके जाना, ठीक है। और सिग्नेचर हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। एक मॉड्यूल में पेज नंबर 841 पर एक लिस्ट दे रखी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की मॉड्यूल में, ठीक है। ये बच्चों किस्मत खराब रही तो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। तो 4 मार्क के लिए आपको कुछ 5 से 7 पॉइंट पढ़ के जाने पड़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वो सर्टिफिकेट के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो MOA, AOA, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जनरल मीटिंग का रजिस्टर, स्टेचुरी रजिस्टर्स, मिनट्स, अटेंडर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 4 से 5 पॉइंट याद करके जाना। पेज नंबर 841 पर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखी है, पेज नंबर 841 पर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखी है जो सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल रिटर्न करते समय आपको ध्यान में रखकर जानी है, ठीक है। इसके अलावा क्या लगता है श्रेयांश, और क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, अगर कुछ लगेगा तो बताऊंगा, ठीक है। और इसका ये ध्यान रखना, OPC स्मॉल के लिए जो इसका एनुअल रिटर्न का फॉर्म है वो MGT 7A है, 7 कैपिटल A, शायद ये लिखाया होगा, आपको पढ़ाया होगा। और बाकी कंपनियों के लिए MGT 7। तो सिग्नेचर कर लिया, रिपोर्ट ऑन एज, सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न कर लिया, उसके बाद इसकी फाइलिंग को लेकर अपन ने पनिशमेंट भी कर ली है, ठीक है। और अगर हर्ष पटेल मौजूद हो तो हर्ष पटेल कहेगा कि एनुअल रिटर्न फॉरेन कंपनी का होगा तो फॉर्म नंबर FC4 में होगा। उसको याद था FC4, बहुत बार बोलता था वो, FC1 FC4, ठीक। ये एनुअल रिटर्न के क्वेश्चन है, ठीक। फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 दिन में जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 दिन में, वैसे AGM से 60 दिन में देते हैं, पर FC4 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 दिन में जाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मुझे यही याद है, FC4 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 दिनों में जाता है। कॉपी तुम्हारे स्पाइरल में दिया FC1 FC2 FC3 नहीं दिया, इस बार ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बताएं, एनुअल रिटर्न सबसे पहले सिग्नेचर कौन करेगा? OPC स्मॉल की बात नहीं कर रहे, एक डायरेक्टर और एक CS साइन करेगा। पर अगर कंपनी में CS नहीं है तो प्रैक्टिसिंग CS साइन करेगा। एक डायरेक्टर और एक CS साइन करेगा, अगर CS नहीं है तो PCS साइन करेगा। तो फिर कौन हो जाएगा? डायरेक्टर प्लस PCS। फिर सिग्नेचर करने वाले कौन हो जाएंगे? डायरेक्टर प्लस PCS हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर कंपनी कौन सी है, OPC या स्मॉल, तो वहां पर तो पहले CS इन एम्प्लॉयमेंट ही साइन करे। कौन करे? CS इन एम्प्लॉयमेंट। पर CS नहीं है तो फिर कंपनी का डायरेक्टर साइन कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनना, अगर MGT 7 है तो सिग्नेचर डायरेक्टर प्लस CS करेगा। CS नहीं है तो PCS करेगा। MGT 7 डायरेक्टर प्लस CS नहीं है तो PCS। तो इसका मतलब डायरेक्टर प्लस CS या डायरेक्टर प्लस PCS। पर OPC स्मॉल है, इसका मतलब MGT 7A है, तो वहां पर साइन करने वाला या तो CS होगा, अगर है तो, नहीं है तो फिर डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। दिया है सर, स्पाइरल में आगे। अंशिका पालीवाल कह रही है तुम लोगों को भरोसे नहीं है, मतलब अब तुम दोनों पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। नहीं, FC देखो, स्पाइरल के आगे FC1 FC2 ये कह रही लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ये दोनों आज मेरे सामने अक्षदा बैठी है,
ठीक है, अक्षदा बेटी है मेरे सामने, अक्षदा सरनेम पता नहीं क्या थी, ठीक है, अतसुरे और राठी, ठीक है, ये दोनों बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, दोस्ती करेंगे तो कौन करेगा। आगे बढ़ो, एक कौन सी कंपनियों को एनुअल रिटर्न पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, विच कंपनी इज सपोज टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न। तो इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया होगा कि एक लिस्टेड कंपनी को हमेशा, और उसके अलावा एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, एक ऐसी कंपनी, इसका मतलब प्राइवेट हो या पब्लिक हो फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट हो या पब्लिक हो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा, कौन सी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा, पहला लिस्टेड कंपनी, और दूसरा एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, को ये करना पड़ेगा। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट ऑन एनुअल रिटर्न किससे लेना है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। और इसके अलावा मैंने पेज नंबर 481 पर, मुझे जहां तक ध्यान है, एक इंडिकेटिव लिस्ट आपको बताई है, ये आप करके जाइएगा। 4 मार्क में पूछी जा सकती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बुलवाने पड़ सकते हैं। 481 ही था ना, 841 सॉरी, ठीक है, 841 लिखवाया है। मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं ओरली, ध्यान से सुनो। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, मतलब सारे रजिस्टर्स, स्टेचुरी रजिस्टर जितने भी, हमारे यहाँ प्रियांश नागर होगा तो अभी स्टेचुरी रजिस्टर वो वहां बैठे बैठे, हाँ टेके में बैठे बैठे, टेके से बैठा बैठा बता देता कि भैया MBP 2, MBP 3, MBP 4, उसके बाद MGT 1, MGT 2, ये रजिस्टर हैं। इसके अलावा फिर उसके अलावा वो बता देता कि भैया SH का 3, SH3, SH6 और SH10, और SH10, SH3 is of sweat equity, SH6 is of SOP और SH10 is of buyback। करेक्ट। प्रियांश नागर क्या बैच में उपलब्ध है क्या अभी? नहीं यार, ये चला गया बच्चा गुस्सा होके। हाँ प्रियांश चला गया, चलो कोई बात नहीं। नहीं है सर, SS2 भी है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, SS2 भी है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, वापस आते हैं। हाँ, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो स्टेचुरी रजिस्टर सारे लिखना, रजिस्टर ऑफ जनरल मीटिंग लिखना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट भी लिखना, फिर उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, तो डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड लिखना कि कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से फॉर्म फाइल किए गए उनकी फोटोकॉपी रखना। ठीक है, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है। बुक क्लोजर का नोटिस दिया गया तो उसकी जानकारी रखना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़े, और तो अब कहाँ पहुंच गए, एनुअल रिटर्न के 3 क्वेश्चन मार्क कर लिए। ठीक, कब फाइल करना पड़ता है? AGM से 60 डेज में, AGM नहीं रखी हो तो लास्ट ड्यू डेट से 60 डेज में। करेक्ट क्या? अब यहाँ पर मेरा एनुअल रिटर्न भी यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पर मेरा एनुअल रिपोर्ट का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ओल्ड सिलेबस का कोई बच्चा हो तो इसके अलावा इसी चैप्टर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आप करें, और न्यू सिलेबस वाले डिविडेंड के चैप्टर में करें, और ओल्ड सिलेबस वाले वेबसाइट के कंटेंट में LODR का रेगुलेशन 46 करें। अभी न्यू सिलेबस में मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर में था, अगर होगा तो ही पढ़ाएंगे और अगर नहीं है तो फिर नहीं पढ़ेंगे। मुझे याद आ गया, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपन CSR पे। अब सेक्शन कौन सा बच रहा है? 135 है बच्चों बस, और इसी चैप्टर के साथ मेरा कहना है 40 मार्क यहाँ समाप्त होंगे। ठीक है, कल अब मुझे एक बात बता दो, व्हाट सीक्वेंस यू वांट मी टू, क्योंकि तुम सबसे पहले सबसे ज्यादा फ्रेश और इंटरेस्ट के साथ कब पढ़ोगे, तो वो सुबह का समय होगा। पर सुबह भी नींद में कोई अगर आए तो बच्चों आप सबसे विनम्र निवेदन है, नींद ले लीजिएगा, एक अच्छी समय पे सो जाइएगा। कल की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, ध्यान रखना। और मैं ऐसा
कर सकता हूं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आप समझ लीजिए कि मैं 23 से लेकर 72 तक के जो भी सेक्शन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के हैं पढ़ा दूंगा, मेंबर्स वाले सेक्शंस को छोड़ के और डिबेंचर वाले को छोड़ के। डिबेंचर मेंबर वाला भी कल खत्म करूंगा, प्लस डिबेंचर और डिपॉजिट भी कल खत्म करूंगा, चार्ज भी कल खत्म करूंगा, और उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज भी कल खत्म करूंगा, और मैं कल खत्म करूंगा ऑडिट। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचा तो फिर अगले संडे को खत्म करूंगा। ठीक है, हाँ, फिर अगले संडे कंपनी लॉ की जेआईजीएल मंडे से शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, मंडे से जेआईजीएल है बेटा। ठीक है सर, और टेस्ट फिर कैसे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, एक दिन का मैं भी ब्रेक लूंगा। मैं आज क्या तारीख हो गई है? 9, कल खत्म हो जाएगा 10, 11 को छुट्टी है, 12 से अपन जेआईजीएल शुरू करेंगे, फिर मंडे को छुट्टी है तुम्हारे। ठीक है, टेस्ट चेक कब होंगे? तुम्हारे ये सारी बैचेस खत्म होने के बाद, मतलब 20-22 तारीख के बाद, इसी वीक, हाँ, टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शुरू होंगे बच्चों चेक होने, और पर्सनली आप लोगों को एक एक टेस्ट तो मैं मिनिमम कर दूंगा चेक, फिर अगर मेरे पास समय रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत समय है, ठीक है, तो मैं फिर 2-2 भी करूंगा, फिर समय रहा तो 3-3 भी करूंगा, फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी कमिटमेंट सिर्फ एक का है, एक सीएल में, एक जेआईजीएल में मैं करूंगा चेक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कॉल आएंगे शायद तक, या फिर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, कॉल बच्चे उठाते नहीं है ना मेरे, कॉल करते भी नहीं, उठाते भी नहीं है। सर रूम नंबर 103 प्रातः 7:15 बजे। ठीक है, 7 बजे बोल रहा हूँ, 7:15 से शुरू करूंगा। ठीक है सेंगर, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं बेटा सेंगर? मेरे को समझ नहीं आया बेटा, क्या कह रही है तो? एनसीए के आंसर कल, एनसीए मतलब क्या होता है? एमसीक्यू, हाँ, एमसीक्यू के आंसर कल। ठीक है, एमसीक्यू के आंसर कल मिल जाएंगे शाम को। ठीक है, जितनी जल्दी तुम्हारी बैच से फ्री होगा उतनी जल्दी मिलेंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।